मिनट के पहले बोला था। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, उतना तो चलता ही है। देखिए आज भी मैं ज्यादा टॉपिक शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि अभी मतलब फिर से एक काम आ गया, लेकिन मैंने अभी आपको टाइम दे दिया तो मुझे क्लास लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी तक देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जो जो चीजें कवर किए, जरा फास्टली मुझे रिवाइज करके दीजिए कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से पार्ट कवर किया हुआ है। ठीक है, चलो फटाफट बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में क्या देखा था? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानकारी दी, बराबर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से हम लोगों ने उसका फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? रेट इक्वल्स टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट जो होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पर आप लोगों ने ए वगैरह लिया था तो ए का मतलब वो रिएक्टेंट ही था, बराबर है। और दूसरा एक होता है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डी टी, तो ये हमारा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है? इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ हमारे पास एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। तो बताओ एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा concentration of divided by delta T. ऑफ रिएक्टेंट बाई dt या फिर delta T. डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई delta डेल्टा, concentration. ये हमारा होता है एवरेज रेट। ठीक है, तो फिर बताइए एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या चीज पढ़ी थी? दैट वाज द रेट लॉ, बराबर है, राइट। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके साथ में? concentration of reactant। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया? एक रेट कांस्टेंट डाल दिया जिसको हम कहते हैं स्मॉल के, बराबर है। तो ये हमारा क्या होता है? रेट लॉ होता है। तो रेट लॉ की सबसे खास बात क्या होती है कि रेट जो होता है वो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है, बराबर है। ये होता है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या चीज पढ़ी थी? दैट वाज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कि रेट लॉ में जो आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्शन के पावर जो टर्म होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके रेज टू द पावर में कोई तो भी चीज होती है। तो ये जो टर्म होता है ये क्या होता है? सिंपल पावर, जो किसके रेज में है? रेज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे वो दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? In terms of reactant और overall order of reaction. वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ क्या होता है? सिर्फ रिएक्टेंट होता है और दूसरा होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। इस तरह के दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ी थी? फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या क्या पढ़ा था? क्या भूल गया क्या मैं? फीचर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फीचर्स क्या करने का? फीचर्स का हमारा बोलिए उसको। रेट के बाद में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, बराबर है, सही है। तो बताओ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? The number of reactant molecule take part in reaction। बराबर है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आवाज आ रही है आपको? हाँ सर।
हाँ, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? reactant, रिएक्टेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? इन्वॉल्व इन chemical बैलेंस reaction, केमिकल बैलेंस इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर जो इक्वेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। उसको हम Balanced कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। molecular of फिर इसके reaction, बाद क्या हम लोगों ने क्या देखा था? एलिमेंट्री रिएक्शन, elementary बराबर है? reaction, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बताइए? reaction which occur in Single single step. step, होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? कुछ कुछ रिएक्शन जो होती है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, बराबर है? हाँ sir, हाँ, तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, द नंबर ऑफ स्टेप और द नंबर ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, तो द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। सही है, बराबर है? हाँ तो sir, अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, ये नंबर ऑफ स्टेप्स जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, ये सेम रेट पर होता है या इनका जो रेट होता है वो अलग अलग होता है? अलग अलग, अलग अलग होता है, बराबर है? इसमें से कुछ रिएक्शन कैसी होती है? स्लो होती है, तो कुछ रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट, फास्ट होती है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मुझे डिटरमाइन करना है, तो मुझे बताओ कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके स्लो रिएक्शन पे, स्लो रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन पर डिपेंड करता है। वो भी कौन सा एलिमेंट्री रिएक्शन? जो कि स्लो होता है, मतलब स्लो स्टेप। तो ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि स्लो स्टेप को हम कौन सा स्टेप कहते हैं? स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज अ Rate determining step. rate determining रेट step, डिटरमाइनिंग स्टेट कहते हैं। ओके, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि आपके एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप लोग को एलिमेंट्री रिएक्शंस में तो दिखाई देता है, बट कॉम्प्लेक्स ओवरऑल रिएक्शन में वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? integrated, क्या इंटीग्रेटेड? नहीं सॉरी, क्या कहते हैं? ऐसी चीज जो एलिमेंट्री रिएक्शन में दिखाई देती है बट कॉम्प्लेक्स ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिखाई देता है। क्या कहते हो उसको? intermediate, Reaction intermediate. रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? reaction intermediate, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट चीज मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो आपका जो रेट लॉ होता है वो उस पर डिपेंड करता है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट पर नहीं करता है, बराबर है? ध्यान में रखना, कभी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पर डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? concentration of reactant, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, बराबर है? अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, तो ये रिएक्शन कौन के रिएक्शन रहेंगे? मतलब ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रिएक्शन रहेंगे या एलिमेंट्री रिएक्शन के रिएक्शन रहेंगे? elementary reaction, Overall complex reaction. एलिमेंट्री, ओवरऑल या एलिमेंट्री? अच्छे से सोच कर बताओ मुझे। overall, ओवरऑल किस पर रहेंगे वो? ओवरऑल Complex reaction. बराबर है? पक्का ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन? अच्छे से बताओ मुझे। बताओ, ये जो हमारा रेट लॉ होता है, ये रेट लॉ आप रिएक्शन को देखकर बता सकते हो क्या? हाँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आप लोग सिंपली रिएक्शन को देखकर बता सकते हो क्या? थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर? Experimental. तो इसका मतलब इसको हम थ्योरेटिकली बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते या बता सकते, ऐसा कुछ है क्या? या बता सकते इसको भी थ्योरेटिकली हम लोग?
बता सकते थ्योरेटिकली बता सकते हैं। कैसे बताएंगे थ्योरेटिकली? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन से कैसे भाई? वो किस पर डिपेंड करता है आपके? इस पर डिपेंड करता है एलिमेंट्री रिएक्शन, और वो भी कौन सा एलिमेंट्री रिएक्शन? स्लो रेट कौन सा? स्लो वाला, बराबर है। अगर आपका कोई एलिमेंट्री रिएक्शन स्लो होता है तो उसका अगर आपने रेट डिटरमाइन कर लिया तो उसका आप ऑर्डर बता सकते हो। कभी कभार क्या होते हैं, एक आधी रिएक्शन जो होती है वो एक से ज्यादा स्टेप में नहीं होती है, बराबर है, एक ही स्टेप में होती है। तो ऐसे पर्टिकुलरली रिएक्शन के लिए आप रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। वही नहीं लिख सकते क्यों? अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है, कंसीडर कर लीजिए कि A प्लस बी ये एक ही स्टेप में हो रहा है, बराबर है, तो अल्टीमेटली इसका रेट हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y। और यहाँ X और Y की वैल्यू क्या होंगी? 1 होंगी, क्योंकि यहाँ A भी वन टाइम है और B भी वन टाइम है। सही है, डन। लेकिन यहीं पर अब ये रिएक्शन अगर दो स्टेप में हो रहा है, जैसे पहला स्टेप अगर इसका होगा A प्लस बी गिव्स C, और फिर आपका होगा C प्लस D गिव्स E, और इसका ओवरऑल रिएक्शन रहेगा A प्लस B प्लस D गिव्स E। ओके, डन। या फिर चलो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, बराबर है, डन। ओके, तो यहाँ पर मुझे बताइए, अब ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है आप लोगों का, ये रिएक्शन में आप लोगों का ओवरऑल रिएक्शन ये मैंने कहा कि ये पहला वाला स्टेप स्लो है और दूसरा वाला स्टेप जो है वो फास्ट है, बराबर है, डन। तो फिर बताइए इसका ओवरऑल रेट क्या होगा? इसका रेट लॉ आप बता सकते हो मुझे? हाँ, क्या होगा इसका रेट? इक्वल्स टू K into concentration of A into concentration of B. concentration of into concentration of B, बराबर है, डन। हालांकि आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल रेट में B 2 टाइम्स है, बट रेट लॉ में वो एक ही टाइम आ गया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये होता है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन के हिसाब से हम किस तरह से रेट लॉ को लिख सकते हैं वो वाली बात है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो कौन सी थी हमारी? टाइप्स ऑफ रेट लॉ। इंटीग्रेटेड लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बराबर है। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ और साथ साथ का हाफ पीरियड, ओके, डन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो था हमारा, ठीक है, वो कितने ऑर्डर के लिए किया था हम लोगों ने? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बराबर है। इन दो पर्टिकुलरली रिएक्शन के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ ऑर्डर लिखा था। तो बताइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? K equals to 2.303 by T into log to the 10 into concentration of A naught divided by concentration of AT. ओके, ये हमारा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बताओ इसका हाफ पीरियड क्या था? हाफ पीरियड का फॉर्मूला T half equals to 0.693 divided by 2. 693 डिवाइडेड बाई 2. 2 हाँ, ए का हाँ, ए या क्या के था? क्या होता है हाफ लाइफ नहीं पता क्या तुम लोग को? फर्स्ट लॉ का क्या है हाफ लाइफ? नेक्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, चलो जीरो ऑर्डर के लिए व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट ऑफ the zero order? equals to concentration of 0 minus concentration of A divided by A equals to concentration of A0 then minus minus concentration of concentration of at T
AT बाई T. T। ओके डन। हाँ, और इसका T हाफ बताइए। Yeah, equals to concentration of Concentration of load divided by 2. divided by 2K. हाँ, concentration of A0 divided by 2K। 2K. ओके, तो ये हमारे के हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जीरोथ ऑर्डर के बाद में सूडो ऑर्डर का एक पर्टिकुलरली थोड़ा सा एग्जांपल भी था, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोगों ने ग्राफ देखे थे, बराबर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, राइट। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आप लोगों ने शायद कर लिए थे ना पूरी तरह से। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चलिए आज हम जो नया पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ओके। तो चलिए अभी बताइए कोलिजन थ्योरी में क्या होता है। तो देखिए समझते हैं इसको। मुझे बताइए कोई भी जब रिएक्शन होता है, कंसीडर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ A प्लस बी गिव्स C, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि A और B जो है ये दोनों रिएक्टेंट्स है, और ये रिएक्टेंट्स फिर क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट आप लोगों का तैयार कर रहा है, बराबर है, डन। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जब A और B रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद में इन लोगों के बीच में क्या तैयार होता है, बॉन्ड तैयार होता है, और ये बॉन्ड तैयार होने की वजह से फिर इनमें क्या होता है, प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, डन। तो मुझे बताओ यहाँ पर बॉन्ड तैयार होने के लिए, क्योंकि देखिए बॉन्ड अगर तैयार होना है तो कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा, बराबर है, रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। तो ये जो एनर्जी लग रही है आप लोग को बॉन्ड तैयार करने के लिए, बॉन्ड तैयार करने के लिए मतलब रिएक्शन होने के लिए, बराबर है, ये रिएक्शन एक्चुअली आ कहाँ से रही है, बराबर है, वेयर डज दिस रिएक्शन कम फ्रॉम, ओके। तो ऐसा मानकर चलते हैं कि काफी सारे हमारे पास रिएक्टेंट थे, जैसे ए रिएक्टेंट थे और बी रिएक्टेंट थे, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जैसे इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, बराबर है। अब काइनेटिक एनर्जी तो आप लोगों को पता है कि वो डिपेंड करेंगे कि आप लोग का स्टेट कौन सा है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या फिर गैसियस स्टेट है। अच्छा मुझे बताओ ये जो तीन अलग अलग स्टेट है, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें रहती होंगी, Gaseous state. गैसियस स्टेट में, ये तो आपको पता है ना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, कौन सी एनर्जी, द एनर्जी विच इज अराइजेस ड्यू टू द Movement of molecules. Molecules. की वजह से तैयार होने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे मैं भाग रहा हूँ तब मेरे अंदर की जो एनर्जी रहेंगी उसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, और जब मैं चुपचाप बैठा हूँ खड़ा हूँ तब मेरी, इसका मतलब तब भी मेरे पास एनर्जी रहेंगी, और वो जो एनर्जी रहेंगी उसको मैं कौन सी एनर्जी कहूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि भाई जब हम लोग क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तब क्या होता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो तीन जो स्टेट है हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके अंदर होता है, हम लोग को पता है सबसे ज्यादा मूवमेंट किसके अंदर होने वाला है, Gaseous. Yes. बराबर है, क्योंकि गैस के अंदर जो होते हैं पार्टिकल काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर है, तो इनमें मूवमेंट काफी ज्यादा होते हैं, कभी ये इधर जाते हैं, कभी ये इधर जाते हैं, कभी इधर, कहीं पर भी जा सकते हैं, बराबर है, डन। अब क्या होंगे, कंसिडर कीजिए कि जब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर मेरे अलावा भी, और हम लोग कहीं पर भी ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, डन, राइट। तो मुझे बताओ इस तरह से मूवमेंट करने की वजह से क्या हो सकता है, हम लोग आपस में क्या हो सकता है, हम लोगों के बीच में टकरा सकते हैं. टक्कर हो जाती है, टकरा जाते हैं। ये टक्कर या टकरा जाने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, Collision. मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं, बराबर है। और ये कोलिजन किसके वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है हम लोग कोलाइड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, Movement. मूव कर रहे हैं। और मूवमेंट करते टाइम हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, कौन सी एनर्जी कहेंगे, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी।
बराबर है। तो जब हम मूव हो रहे होते हैं तब हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम मूव होते रहते हैं, और मूवमेंट होने की वजह से हम टकरा जाते हैं। तो टकरा जाने की वजह से क्या होगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है दो पार्टिकल की, ये कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएंगे, है ना भाई। जब हम एक दूसरे से टकराते हैं तो हम अपनी स्पीड से दोबारा भागना शुरू कर देते हैं क्या, ये एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है। मतलब वहां पर हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ कोलिजन वहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बराबर है, राइट। तो ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी फिर इस्तेमाल होती है इन लोगों को रिएक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है किस तरह से एनर्जी मिल रही है पार्टिकल्स को, समझ में आ रहा है। पार्टिकल्स को रिएक्ट होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही, समझ में आया आपको? हाँ सर। हाँ कहाँ से मिल रही है, कहाँ से मिल रही है एनर्जी पार्टिकल्स को रिएक्ट होने के लिए? कोलिजन बिटवीन कोलिजन की वजह से। और कोलिजन क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ Movement की पार्टिकल्स की वजह से। काइनेटिक एनर्जी की वजह से, बराबर है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो एनर्जी रिएक्शन होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अब आपको पता है गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा कोलिजन होता है। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि गैसियस स्टेट में जितने कोलिजन होंगे उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बराबर है। समझ में आ रहा है, जितने पार्टिकल कोलाइड होंगे उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये मानकर चल लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेकिन सच में ऐसा होता है क्या, मतलब हर एक पर्टिकुलरली जो कोलिजन होगा वो रिएक्शन में कन्वर्ट होता है क्या? कंसीडर कर लीजिए कि मैं आप लोग को कभी डांट देता हूँ, ठीक है, तो मेरे हर एक बार डांटने पर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, ये जरूरी है क्या? होता है क्या ऐसा? नहीं। कभी अगर मैं बहुत ही कम डांट देता हूँ तो मेरे ख्याल से जब मैं कम डांट देता हूँ तो तब आपके ऊपर फर्क पड़ता होगा क्या? लेकिन जब मैं एक लेवल पर डांट देता हूँ तब शायद आप पढ़ना स्टार्ट करते होंगे, बराबर है। हाँ मतलब डांटने का भी एक लेवल है, अगर उस लेवल पर जाऊँ या फिर उससे ज्यादा अगर मैं डांटूं तो ही आप पढ़ो, उससे अगर कम डांटूं, बे क्या कर रहा है पढ़ना चुपचाप, तो आप पढ़ोगे क्या? नहीं। और अगर मैंने बहुत डांट दिया, मतलब इतना डांट दिया कि बस आप लोगों की पूरे मतलब पूरा 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 डांट दिया, तो फिर शायद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, बराबर है। हाँ सही है। हाँ, तो इसी तरह से आप ऐसा बोल सकते हो क्या, इसमें जो हर एक कोलिजन होगा वो हर एक कोलिजन से वजह से रिएक्शन होगा, ऐसा बोल सकते हो क्या, या उसमें भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए? लिमिट होनी कोई एक रीजन चाहिए। अब वो लिमिट मतलब क्या लिमिट होनी चाहिए? जैसे आप देख रहे हो कि हर एक कोलिजन होने पर क्या रिलीज होता है, एनर्जी। मतलब वहां पर जो लिमिट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यू टू द कोलिजन, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर उतनी एनर्जी रिलीज होगी तो ही आपका रिएक्शन होगा। होगा, अगर उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बस। तो अगर हम टकराएंगे, लेकिन टकराना भी हमारा कैसा चाहिए, उतना सफिशिएंट टकराना चाहिए कि उसमें से वो एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो एनर्जी की वजह से रिएक्शन होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी रिएक्शन होने के लिए, बराबर है। हाँ सर। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो लगेगी आप लोग को किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, समझ में आ रहा है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू हैपन द रिएक्शन, रिएक्शन को होने के लिए लगने वाली जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उस अमाउंट को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अमाउंट को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे तैयार होती है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन। बट मुझे बताओ हर एक कोलिजन की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी होगा क्या? नहीं। नहीं। कंसीडर कर लीजिए कि मैं यहाँ पर अगर एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, डन। तो ग्राफ में बना लेता हूँ, इस साइड में एनर्जी लिख लेता हूँ, ठीक है, और इधर में कोलिजन लिख लेता हूँ, ठीक है, डन, राइट। तो एक पर्टिकुलरली एनर्जी, ये वाली एनर्जी को मैं बोल देता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा तो वैसे वैसे एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ वो अप्रोच होते जाएगा। और फिर अगर आप लोगों का पर्टिकुलरली कोलिजन क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगा तभी रिएक्शन होगा।
अगर उससे कम होगा तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा? यहीं पर होगा, बराबर है, डन। और फिर कोलिजन कम होते जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्टिकुलरली अमाउंट होता है, राइट, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको डेल्टा ई के फॉर्म में हम लोग, या ई ए, डेल्टा ई ए के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है? ओके। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को क्या सीखना है? यहाँ से हम लोग को ये सीखना है कि भाई जो रिएक्शन होता है वो कोलिजन की वजह से होता है। सेकंड चीज हम लोग को ये सीखना है कि हर एक कोलिजन की वजह से रिएक्शन नहीं होता। नहीं होता है। रिएक्शन सिर्फ कौन से कोलिजन की वजह से होगा? उस कोलिजन की वजह से होगा जहां पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी रहेगी वो कैसी होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या फिर उससे ज्यादा। ज्यादा। कम रहेंगी तो चलेगा क्या? नहीं। नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी चाहिए या फिर उससे ज्यादा। ज्यादा होगा, बराबर है। तो ये एक होता है, तो ये एक पहला फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप लोग का रिएक्शन होगा, और इसी वजह से हर एक कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। इसीलिए आप बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हो क्या आप? नहीं। नहीं बोल सकते। तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसे रहेगा? कम या ज्यादा? कम रहेंगे, बराबर है। जितने कोलिजन होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता, उससे हमेशा कैसे रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा। तो उसके रिएक्शन होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आप लोगों को क्या होती है? जरूरत होती है। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऐसा कोलिजन जिसमें से एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम मतलब इक्वल्स टू द एक्टिवेशन एनर्जी और मोर टू द एक्टिवेशन। कैसी होनी चाहिए वो एनर्जी? आइदर इक्वल और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। वही वाली जो एनर्जी, वही वाला जो कोलिजन रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? रिएक्शन में। और जो कोलिजन विच रिलीजेस द एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्शन। गॉट इट? समझ में आ रहा आपको ये? हाँ सर। ओके। तो अब ये पहला पार्ट हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, कि भाई रिएक्शन होने के लिए हर एक कोलिजन रिएक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब सेकंड वाला भी एक फैक्टर होता है। वो फैक्टर क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है A+B+C, ओके, और ये आप लोगों का एक कंपाउंड दे रहा है D नाम का, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाले कंपाउंड में दो एटम है, A और B, और ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअल में एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, A और B, और यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलरली एक एटम ही है। अब मुझे बताओ, ये जो C एटम है वो इन दो एटम में से किसी एटम के साथ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली रिएक्ट होगा, या किसी के साथ भी ये रिएक्ट या कोलाइड होने पर रिएक्शन कन्वर्ट होगा? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन मैं वापस पूछता हूँ, समझ लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि सी आप लोगों का डी कब बनाएगा, मतलब प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब सी बी के साथ भी कोलाइड होगा या ए के साथ भी कोलाइड होगा तब भी वो प्रोडक्ट देगा? क्या लगता है? या स्पेसिफिक किसी एक ही एटम के साथ वो कोलाइड होना चाहिए? क्या लगता है आपको? किसी के साथ भी कोलाइड होने पर रिएक्शन होगा या स्पेसिफिक किसी एक के साथ कोलाइड होने पर रिएक्शन होगा? किसी के साथ। किसी के साथ भी तो ऐसा नहीं होता है, किसी स्पेसिफिक एटम के साथ ही कोलाइड होना चाहिए। कंसिडर करो कि वो एटम बी ही है, तो फिर आप लोगों का रिएक्शन कैसा होना चाहिए? बी वाला सी के पास में होना चाहिए। अगर मैंने इसको कुछ ऐसे निकाला होता
तो फिर ये कोलिजन सक्सेसफुल होता था क्या? हाँ तो फिर ये प्रोडक्ट तैयार नहीं होता था। समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ सर। में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सी अगर बी के साथ ही कोलाइड होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये सी ए के साथ कोलाइड होगा तो वो प्रोडक्ट तैयार नहीं करेगा। नहीं करेगा। मतलब इसका जो पोजीशन है, पोजीशन मतलब ही डायरेक्शन, या फिर इसको हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो होता है ये कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए, बराबर है। तो ये एक दूसरा पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसकी वजह से कोलिजन के ऊपर में आप लोगों का रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। पहला एक्टिवेशन एनर्जी था और दूसरा कौन सा है? ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए या स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का? प्रॉपर। प्रॉपर या स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आप लोगों का रिएक्शन होगा। अदरवाइज आप लोगों का रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिएंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, अभी थर्ड चीज, पहला होता है एक्टिवेशन एनर्जी, वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा होता है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब एक थर्ड और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ओके, तो पोटेंशियल बैरियर को अभी हम समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब कोई भी रिएक्शन होता है ए बी प्लस सी गिव्स डी, ओके, ये हम ऐसे बोलते हैं। बट ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये कैसे होगा? पहले ए और बी सी के साथ रिएक्ट होगा और इसमें एक इंटरमीडिएट तैयार होगा। क्या तैयार होगा? एक इंटरमीडिएट, इस तरह से, और फिर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में तैयार होता है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? या फिर ऐसे लिख लेते हैं। ओके, डन। हाँ, तो अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली एक स्टेट आ गया, इसको हम एक इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहा जाता है इसको? हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में देखिए, तीनों भी पर्टिकुलरली एटम, मतलब ये भी मॉलिक्यूल और ये एटम, तीनों के तीनों भी दिखाई दे रहे हैं। और इन तीनों में आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ ए बी और सी के बीच में मैंने ऐसे डॉट डॉट लाइन निकाले। ये डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या हो रहा है? ये हो रहा है बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो गया? ए और बी का बॉन्ड क्या हो गया है? यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में चेक करो, ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या हुआ है? ब्रेक हुआ। ब्रेक हुआ है। और बी और सी के बीच में बॉन्ड क्या तैयार हुआ? बॉन्ड क्या हुआ है? फॉर्म्ड हुआ। तैयार हुआ है, बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या कि भाई ये जो ट्रांजिशन स्टेट रहती है, इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ए और बी का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कैसा हो रहा है? पार्शियली ब्रेक हो रहा है, पार्शियल ब्रेकिंग। ए और बी के बीच के बॉन्ड का क्या हो रहा है? पार्शियल ब्रेकिंग। और बी और सी के बीच के बॉन्ड का क्या हो रहा है? पार्शियल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो ट्रांजिशन स्टेट की ये खास बात होती है कि इसमें पार्शियल ब्रेकिंग और पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होते रहता है। तो मुझे बताओ, ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट रहती है, इसकी एनर्जी आप लोग को क्या लगता है? कम होती होगी या ज्यादा होती होगी? क्या लगता है आपको? एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की कम होती होंगी या ज्यादा होती होगी? इधर ध्यान दो, ट्रांजिशन स्टेट के बाद में आप लोगों का क्या तैयार हो रहा है? प्रोडक्ट, बराबर है। डन। अब मुझे बताओ, आप लोगों को पता है ना प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी रहती है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट? कम रहती। कम होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कैसे होनी चाहिए रिएक्टेंट के कंपैरिजन में और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में?
अच्छा, प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कैसी होनी चाहिए, कम या ज्यादा, वो बता दो। ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है, तो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। अब बताओ रिएक्टेंट के कंपैरिजन में कैसी होनी चाहिए, कम। कम। कंसिडर कीजिए कि रिएक्टेंट की एनर्जी मैं ले रहा हूं 10, ओके, तो फिर इसकी 10 से भी कम होनी चाहिए, हाँ। ऐसा बोल रहे हो आप? मतलब 8, और इसकी फिर उससे भी कम मतलब 6, ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ अरे सर। यही बोल रहे हैं ना जब तक, बराबर है। लेकिन मुझे बताओ भाई, जब ऑलरेडी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो गई, तो कम होगी तो ये स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? एनर्जी अगर कम हो रही तो स्टेबल। एनर्जी कम होकर स्टेबल होगा, तो भाई ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं। स्टेबल होगा मतलब यही तो प्रोडक्ट होगा ना, क्या बराबर है? तो फिर इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए क्या? नहीं, नहीं। नहीं, कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए, बराबर है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरह से एनर्जी और पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ निकालते, एनर्जी हम इधर दे देते, पोटेंशियल बैरियर इधर, तो कंसीडर कीजिए कि ये रिएक्टेंट है अपना, ये क्या रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, तो आप लोगों का रिएक्टेंट के बाद में सबसे पहले क्या तैयार होने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट, उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, वो रिएक्टेंट से भी कम होती है और ट्रांजिशन स्टेट से भी कम होती है, मतलब रिएक्टेंट की इधर होंगी तो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट की इधर होगी, बराबर है? समझ में आ रहा है? राइट, तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये कौन सी एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। अब यहां से लेकर रिएक्टेंट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको हम कहते हैं डेल ए, एक्टिवेशन एनर्जी। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं डेल एच, एंथैल्पी, बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। डेल एच कहते हैं ना, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हीट, क्योंकि एनर्जी मतलब हीट के फॉर्म में, हीट या तो एब्जॉर्ब होते है, हीट या तो रिलीज होती है, बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये होता है आप लोग का पोटेंशियल बैरियर, बराबर है? तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या होता है, अल्टीमेटली आप लोगों का जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा मैटर करेंगी। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए आप लोगों का मॉलिक्यूल का जब कोलिजन होगा तो उसकी एनर्जी कम से कम ये पोटेंशियल बैरियर, अब इसी एक्टिवेशन एनर्जी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर मतलब क्या, अड़थड़ा, मतलब उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो चीज होती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक तरह का क्या हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर हो जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर होता है, बराबर है? डन। तो इस पर्टिकुलर